स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। शायद किसान जो इतने लंबे समय से धरने पे बैठा है यही कह रहा था जो आज व्यापारी कह रहा है जम्मू का। वो कहता है जनाब हमें एक आदमी के अधीन मत कर दो, हम उसके अधीन हो जाएं। बात चल रही थी अंबानी अडानी की। शायद किसान पिछले लंबे समय से इसीलिए सड़कों में बैठा है, कोई उसको सुन नहीं रहा, शायद किसी को समझ आ ही नहीं रही। लेकिन किसान जानता है कि धीरे धीरे भारत में किस परिवार का राज हो जाएगा, किसके अधीन होना पड़ेगा और सरकार की मंशा क्या है, इसको समझने की कोशिश कर रहा है किसान। शायद इसीलिए दिल्ली के बॉर्डर पर भी आज भी औरतों और बच्चों के साथ बैठा हुआ है। वो फ्यूचर जानता है। एक और बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर में हुआ है, शायद जम्मू में हुआ है। उसमें यह कहा गया है जनाब कि रिलायंस के 100 से ज़्यादा, शायद 100 आउटलेट खोले जाएंगे जम्मू में, जिसमें आपको करियाना से लेकर मेडिसिन से लेकर हर चीज़ मिलेगी, लेकिन वो स्टोर होंगे रिलायंस के। अब सवाल ये है कि जिस एरिया में स्टोर खुल जाएगा, एक बड़ा मॉल, एक बड़ा स्टोर खुल जाएगा, यहाँ आपको हर एक चीज़ मिलेगी। उसके आसपास जितने भी छोटे दुकानदार होंगे वो 1 महीना सर्वाइव करेगा, 2 महीना सर्वाइव करेगा, उसके बाद वो दुकान बंद कर देगा। उसी रिलायंस स्टोर में एक नौकर बन जाएगा। उसको जीना है, अपने बच्चे पालने हैं। आपको किसी के अधीन किया जा रहा है। एक परिवार को, एक समुदाय को आपको अमीर करना है। इसलिए कहा कि सरकार की पॉलिसियां बड़ा कुछ निर्धारित करती हैं कि आपको किसको अमीर करना है और इसको किसको गरीब करना है। जम्मू कश्मीर में हमने देखा वाइन शॉप ट्रेडर का क्या हाल हुआ, बार्स का क्या हाल हुआ। जो बड़ी इज्जत की रोटी कमा रहे थे आज वो बेरोजगार हैं। लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। पता नहीं सरकार की मंशा क्या है, वो क्या आउटपुट निकालना चाहते हैं ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन किसान को जिस तरह से समझ आया, अब दूसरा जो एक वर्ग है, व्यापारी वर्ग, उसको भी समझ आ रहा है। उसको भी समझ आ रहा है हमें किसी के अधीन किया जा रहा है। जो आज मालिक हैं कल नौकर बन जाएंगे। शायद इस तरह की पॉलिसी। मेरे साथ दीपक गुप्ता साहब हैं, ये वेयर हाउस ट्रेडर एसोसिएशन के फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट हैं। दीपक जी, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्या आपको इसमें गलत लगा कि रिलायंस के 100 आउटलेट खोलने जा रहे हैं, यहाँ हर तरह का सामान आपको मिल जाएगा? क्या आपको गलत लगा इसमें और क्यों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखो, मैं 10 साल पीछे की बात आपको बताता हूँ। जब यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी तो उस समय क्या हुआ था कि वॉलमार्ट बेस्ट प्राइस खुला था और नहर के अंदर। और उस समय क्या हुआ कि जम्मू प्रोविंस में खुला गया एक ही, और कश्मीर में नहीं खुला गया। कश्मीर में उसकी परमिशन नहीं देगी। और हुआ क्या, जब उनको लाइसेंस मिला, होलसेल लाइसेंस मिला कि खाली वो होलसेल को दुकान को माल दे सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की मैनिपुलेटिंग से वो रिटेलिंग भी शुरू कर दी। हम बड़ा चिल्लाए, हम बड़ा शोर मचाए, लेकिन नहीं रुक पाए। उन्हें सर्विस वालों को भी, जो सर्विस करते थे उनके भी कार्ड बना दिए, डॉक्टरों के भी कार्ड बना दिए, सब रिटेल वर्ग के कार्ड बना दिए। और जो है रिटेलिंग ज़्यादा हो गई, होलसेलिंग कम हो गई। उसका नुकसान जो है 6 किलोमीटर के आसपास या 7 किलोमीटर के आसपास जितने छोटे छोटे दुकान थे वो सब खत्म हो गए, सब तबाह हो गए, बेरोजगार हो गए। कई हमारे पास आते थे और कहते थे कि हमारा माल नहीं बिक रहा। हम यही हाल जो है। उसके बाद बिग बाजार खुला, इजी डे खुले। आप बताएं, ऐसा इंस्टीट्यूशन कश्मीर में एक भी खुला नहीं खुलने दिया। साफ जाहिर है कि जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है, आज भी हो रहा है, अभी तक हो रहा है। आपको लगता है कि सपोज करो, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, लास्ट मोड में एक आउटलेट खुल जाता है, एक बड़ा मार्ट, उसके आसपास 100, 150, 200 दुकानदार होंगे जो अपना रोजगार चला रहे हैं। वो अधीन हो गए, या तो वो 2 महीने 3 महीने सर्वाइव करेंगे, उसके बाद दुकान बंद कर देंगे, उसी के नौकर बन जाएंगे, मालिक नौकर बन जाएगा। बिल्कुल। इंडिया टुडे में यही एक बार आया था कि उसमें ये पूरा इसका वर्कआउट बताया था कि जो फॉरेन में जब इस तरह के इंस्टीट्यूशन आए थे, और जब ये इंस्टीट्यूशन एक एरिया में खुलता है तो 5 किलोमीटर का जो भी एरिया के छोटे छोटे गली मोहल्ले के दुकानदार है वो नष्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ये पहले इतना कंपटीशन करेंगे और बाद में मोनोपोलिस्ट बन जाते हैं। मार्जिन प्रॉफिट बाद में 300% हो जाता है, लेकिन कस्टमर जो है स्टार्टिंग में अट्रैक्ट हो जाता है,
जब अट्रैक्शन के बाद उसकी दुकानें बंद हो जाती हैं और ये मोनोपोलिस्ट जो बन जाते हैं और अपने मन मर्जी के रेट मांगते हैं, और ये ऐसा माहौल जो है। और देखने की बात है, अगर 2-3 खुलते तो हम समझ सकते थे, ये 100 के करीब खुल रहे हैं। उस स्टोर के अंदर आपको ग्रॉसरी शॉप मिलेगी, मेडिसिन मिलेगी, हौजरी की आइटमें मिलेगी, फल सब्जी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। मतलब कि जो भी छोटा छोटा कारोबारी या रेडी वाला है, या छोटे छोटे दुकानदार हैं, कोई दवाई बेच रहा है, किसी ने टेस्ट का काम कर रहा है, किसी ने ग्रोसरी की आइटम खोली है, किसी ने फल की दुकान खोली है, किसी ने सब्जी की दुकान खोली है, सब खत्म हो जाएंगे। मतलब कि जम्मू को अंदर जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। लगता है कि आने वाले दिनों में एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा, जाहिर सी बात है कि जब पहले शुरुआती दौर में आएंगे तो सब कुछ सस्ता होगा, जब तक वो नेबर जो दुकानदार है वो सर्वाइव कर रहा है। जब 2, 3, 4, 6 महीने का अपनी दुकान बंद कर देगा, अब लोगों को सिर्फ डिपेंड रहना पड़ेगा इन्हीं स्टोर्स पे, तो फिर उसके बाद वही दाम वसूले जाएंगे। बिल्कुल। और एक और भी, ये तो सच्चाई है, आपने जितनी भी बात कही, हमारा भी एक्सपीरियंस यही कहता है। स्टार्टिंग में सस्ता देते हैं, 2 महीने के बाद वही दाम बढ़ जाते हैं, वो बंद हो जाती हैं और ये अपने रेट बढ़ाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, जब रिलायंस जियो आया था कितने बड़े पैमाने पे एडवर्टाइजमेंट हुई थी, मुफ्त चला था, 1 साल तो मुफ्त लिया लोगों ने, मुफ्त भी चला, एडवर्टाइजमेंट कितनी हुई थी। अब जम्मू में रिलायंस रिटेल स्टोर खुलने जा रहे हैं 100 के करीब। आप बताओ, एक भी एडवर्टाइजमेंट है? किसी को पता है? कम से कम मैं कह रहा हूं, कल मेरे को इतने कॉल आए, 95% लोगों को पता ही नहीं है। ये चोरी छुपे लाइसेंस दिए जा रहे हैं ताकि एसोसिएशन भड़के ना और लोग जो है भड़के ना, और चोरी छुपे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको लाइसेंस दे रही है, और ताकि ये खुल जाए उसके बाद जो है लोगों को पता चले। और जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो जेएमसी डिपार्टमेंट एनओसी दे रहा है, वो भी वायलेशन की हुई दुकानों पे एनओसी दे रहा है। जो डिपार्टमेंट मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं सख्ती से बता रहा हूँ, जो डिपार्टमेंट इनको एनओसी दे रहा है, मैं उनके घर में कपड़े भी फाड़ूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। और जो लाइसेंस इशू कर रहा है और जो बड़े लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लाइसेंस दिलवाने में उनकी मदद कर रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको, मैं पूरा गिरफ्तार करूंगा उनका। दीपक साहब, ये बात समझ आती है कि इससे जब हम किसी पॉलिटिकल के पास जाएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, जाहिर सी बात वो ये कहेंगे, जनाब 100 से ज़्यादा रिलायंस स्टोर यहाँ पे खुल रहे हैं, कितनी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट आएगी? उनका जवाब ये होगा, मुझे पता है। लेकिन उसके साथ ये भी पता है कि कितने मालिक जो है नौकर बन जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसकी सरकार की मंशा क्या है, इसका आउटपुट क्या है? जब भी कुछ सरकार का फैसला आता है, पॉलिसी आती है, उसके पीछे में प्लस माइनस रहता है, तो इसमें क्या देखा गया, क्या लॉजिक लगाया गया? मैं आपका इसका एग्जाम्पल एक बताता हूँ। अगर 1 किलोमीटर के अंदर या 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के मैं मान लेता हूँ, एक मॉल खुलता है, वो 10 मुलाजम जो है अपने पास रखेगा। हाँ। लेकिन 1 किलोमीटर के अंदर कम से कम 100 दुकानें होंगी, वो खत्म हो जाएंगी। वो 100 दुकानें जो है, मैं मिनिमम लगाता हूँ 5 मुलाजम, हाँ। वो 500 हो गए। हाँ। आपने 10 को जनरेट किया एम्प्लॉयमेंट, लेकिन 490 को खत्म कर दिया। हाँ। तो ये कौन सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की बात है? सवाल मेरा आपसे था, इसके लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है, छोटे दुकानदारों को खत्म करना है और बड़े मगरमच्छ को सब कुछ देना है। तो सरकार को क्या फायदा है? सरकार क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं वो भी ये इन्हीं का साथ दे रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से। मैं आपसे एक बात और जहाँ पूछूंगा, किसान भी तो यही कह रहा है। किसान क्या कह रहा है? किसान ये कह रहा है कि आप हमसे मंडियां छीनकर किसी एक परिवार को दे रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिवार को दे रहे हो, हमें उसका अधीन बना दोगे। यही तो प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे। तो ये बात व्यापारी को समझ क्यों नहीं आई? आप मुझे ये बताओ, मुझे नहीं पता आपका जवाब क्या होगा, डिप्लोमेटिक होगा, इसमें पॉलिटिकल रहेगा, आपको भी बड़े हिस्सों को देखना पड़ता है। आपको लगता है आप किसान के साथ हो या आप किसान के साथ नहीं हो, या आपको फर्क नहीं पड़ता, किसान जो मर्जी करे? नहीं, देश का हर एक नागरिक जो है हम उनके साथ हैं। जब कोविड की गाइडलाइंस जब हुआ था, उसमें हमने ये नहीं देखा था कि ये किसान है या मजदूर है। हाँ। हमने तो सबका साथ दिया। और आज अगर किसान अगर अपनी बात रख रहा है, यही तो कह रहा है वो, उसमें कोई ना कोई लॉजिक तो होगा, तभी लोगों के घर से बाहर निकले। यही तो कह रहा है वो। हम वही कह रहे हैं, किसान भी यही कह रहा है। किसान, हम हर एक बात का, देखो डेमोक्रेटिक राइट है, अपना राइट जो है मांगना सबका अधिकार है। लेकिन दीपक साहब, ये क्यों होता है? ये ऐसा क्यों होता है कि जिस घर में बिजली गिरती है वही चिल्ला उठता है, बाकी लोग तमाशा देखते हैं? आप इससे पहले व्यापारी वर्ग किसान के साथ क्यों सेम चीज हो रही है? सेम डिटो। वो उन्होंने रोक लिया,
उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अभी होल्ड पे है, लेकिन प्रोटेस्ट चल रहा है, उन्होंने रोक लिया। आप लोगों पर इम्प्लीमेंट हो गया, 100 से ज़्यादा स्टोर खुलने जा रहे हैं रिलायंस के। तो आपको नहीं लगता है कि सबको साथ मिलकर खड़े होना चाहिए इसके लिए? ये नहीं कि जिस पर बिजली गिरती है उसी को खड़े हो जाना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जिस घर में आग लगती है उसी को पता लगता है, पड़ोसी तो उसका तमाशा देखता है। अब वाइन ट्रेडर्स का क्या हुआ? बर्बाद हो गए बोलो। अब बार वालों का क्या हुआ? मुश्किल में है, खत्म हो गए सर। एनओसी कहाँ देंगे? कहाँ देंगे आपको? 16-17 आप बोलोगे कि यहाँ पे उसकी पार्किंग होनी चाहिए जो 1995 से बने हुए हैं। अब वहाँ जगह ही कंजस्टेड है, उसकी कहाँ पार्किंग होगी? पार्किंग का रूल तो 2017 से आया है। मास्टर प्लान तो वो कह रहा है कि जिस कमर्शियल एक्टिविटी की होनी चाहिए उसकी अपनी पार्किंग होनी चाहिए। ये तो रूलिंग 2017 की है। तो दीपक साहब यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट हमेशा पीपल फ्रेंडली होती है, तो यहाँ फिर क्या कैसे देखते हो आप इसको? क्योंकि आप दीपक साहब आप एक ऐसी जगह बैठे हो जो एक बड़ा दड़ा है, एक बड़ा समाज है जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी आवाज़ सुनी जाती है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं समझता हूँ ये हमारा वेयर हाउस एसोसिएशन जो है पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख को एसेंशियल सप्लाई डील करती है। और मैं समझता हूँ अगर सरकार जो है सीधे ढंग से, और हम जो है रिप्रेजेंटेशन जो है सरकार को देंगे, और सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हमारे पास तो बंद करने का और धरने देने का और जो है दरवाजे खड़काने का ही विकल्प बचा हुआ है। तो हम तैयार हैं, हमारे रिटेलर सब भाई तैयार हैं। इससे पहले जब इतना बड़ा ये पॉलिसी बनी, इतनी बड़ी चीज़ें सामने आनी चाहिए थी, किसी को कॉन्फिडेंस में लिया गया व्यापारिक जगत में से? देखो ऐसा है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग, उनका फर्ज तो यही बनता है कि अगर हम कुछ नई चीज़ें ला रहे हैं तो जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके बैठ के सलाह मशवरा करना चाहिए और उसका जो हल हो निकलना चाहिए। लेकिन दीपक साहब सवाल यहाँ पे ये है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करवाती है, ये फैसले एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं होते, ये फैसले जो होते हैं पॉलिटिकल फैसले होते हैं, ये बड़ी दूर से, यहाँ से 600 किलोमीटर दूर से ये फैसले आते हैं। तो हम सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ छोड़ देते, उन्होंने इंप्लीमेंट करना है, उनको ऑर्डर है कि ये करवाना है आपने। जैसे वाइन शॉप का, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कोई हाथ नहीं था, ये पीछे से ऑर्डर आया था। तो आप पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों बंदा कतरा जाता है उन पे बात करने के लिए? नहीं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज का हम पूरा गिराव करेंगे, हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं, हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर किसी ने गलत किया होगा तो अगर कोई गलत हमारा साथ नहीं देगा, हम पूरा नंगा करेंगे उनको। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। छोटे दुकानदारों के लिए, हक के लड़ने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी मैं दे दूंगा, मुझे अनशन पे बैठना पड़ेगा मैं बैठ जाऊंगा। क्या करना चाहिए? लेकिन ये रिलायंस रिटेल आउटलेट नहीं खुलने दूंगा, ये नहीं खुलने दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये सरकार जो है सेंटर से अगर ये पॉलिसी आई है, हम नहीं लागू होने देंगे। ये हमारा अधिकार है, हम छोटे दुकानदारों को उनकी लड़ाई में बिल्कुल शामिल है। और आज आप देखो, मैंने कल प्रेस वार्ता किया है और 95% लोगों को पता ही नहीं है रिलायंस आउटलेट आ रहे हैं। अभी आज हमने कल प्रेस वार्ता की है और कल ही हम जो है मिलने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और भाजपा के जो भी इधर नुमाइंदे हैं, सबसे बात करेंगे। अगर हमें लगा कि ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा जो रास्ता है, आंदोलन का रास्ता, वही बचता है। और जो है अगर हमें एसेंशियल सप्लाई भी बंद करने पड़ेगी, हम कर देंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? किसान इतनी देर से आंदोलन कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ा है? आप कर रहे हो तो क्या असर पड़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। सुनने वाले कान भी तो चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। एहसास करने वाला दिल भी तो चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं समझता हूँ, आपकी बात में सहमत भी हूँ। लेकिन हमें देखो, रास्ता डेमोक्रेटिक राइट्स का इन द रूल में रह के काम करना है। और आप देखो, जब जीएसटी लगा था और जीएसटी में टारगेट था 1 लाख करोड़ का, और जो आज पिछले महीने कोविड के दौरान भी 1,25,000 करोड़ रुपया जो है मंथली इनको आया है। इसका साफ जाहिर है व्यापारी जो है ईमानदारी से टैक्स दे रहा है, और ईमानदारी टैक्स देने का नतीजा हमें ये गिफ्ट दिया जा रहा है। और व्यापारी वर्ग ही ऐसा है जिसने बड़ा, मुझे लगता है मैक्सिमम नंबर 99%, 98% व्यापारी ऐसा था जिसने वोट जो है एक पर्टिकुलर पार्टी को दिया था। मुझे नहीं, लोग उस समय जो है चेंज चाहते थे और लोगों ने ये देखा कि मोदी गवर्नमेंट जो है अच्छा काम करेगी और अच्छा कर रही है, लेकिन जो पॉलिसी उनकी गलत है, हम उनका विरोध करेंगे।
और जो भी मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां व्यापारियों के हित में या जनता के हित में नहीं होगी, मैं खुल के उनका विरोध करूंगा। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने व्यापारियों का रिप्रेजेंटेटिव हूं। अपने व्यापारियों को बचाने के लिए हर संघर्ष करूंगा और हर एक उसका गिराव करूंगा जो मेरे व्यापारियों के खिलाफ हो। एब्सोल्युटली, ये दीपक गुप्ता साहब थे जिन्होंने साफ शब्दों में अपनी बात आपके सामने रखी। और समझ नहीं आता, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। क्योंकि ये एग्जांपल हमारे पास हैं। हमने वाइन शॉप ट्रेडर्स का हाल देखा, हमने बार के लोगों का हाल देखा, अब हम व्यापारी वर्ग की बात कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा आउटलेट जो हैं रिलायंस के, वो जम्मू में इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करोगे, लेकिन कितने परिवारों को, कितने लोगों को या तो आप अनएम्प्लॉय कर दोगे या फिर आप उसको नौकर बना दोगे जो मालिक था। तो ये समझना होगा, गरीबी हटानी है या गरीब को हटाना है, ये समझना होगा यहाँ पे। और ये पॉलिसियाँ यहाँ से आती हैं, वहाँ पे मुझे लगता है सिर्फ एक चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए कि जनता की भलाई किस में है, इसका आउटपुट से जनता को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन शायद अब पॉलिसी चेंज हो गई हैं, वो लॉजिक जो सोच समझने की शक्ति होती है उसमें भी बदलाव आया है। खैर, जनता फैसला करेगी, जनता जनार्दन है, ये सब जानती है। और इसके फैसले जो होते हैं वो बड़े से बड़े सत्ता को पलट देते हैं, कठोर फैसले होते हैं इसके। अब ये जम्मू कश्मीर की जनता डिसाइड करे कि किस तरह से आगे इन्होंने चीज़ों को बढ़ाना है। लेकिन बदकिस्मत है, बहुत बदकिस्मत है, जिस तरह से लंबे समय से किसान धरने पे बैठे हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। शायद व्यापारी जगत भी आ जाएगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है किसानों को उस सर्दी की रातों में ठिठुरते हुए, उन बच्चों को, उन महिलाओं को, कईयों की मृत्यु भी हो गई। मैंने वो मंजर देखा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।